Hello friends, in this part of lecture on simplex method, we are going to discuss about some basic terms and some fundamental concepts that we use in simplex method. Suppose this is the case, there are two decision variables x1 and x2. Objective is of maximization type, that is maximize z is equal to 80x1 plus 70x2. Subject to these constraints, that is 2x1 plus x2 less than or equal to 40 and x1 plus 3x2 less than or equal to 30 and x1 x2 are greater than or equal to 0. So our first term is solution. Solution refers to डिसीजन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज जो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं. नेक्स्ट इज फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन रेफर्स टू डिसीजन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज जो ना सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं बल्कि ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करती हैं. थर्ड इज बेसिक सॉल्यूशन. टू अंडरस्टैंड बेसिक सॉल्यूशन वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. Suppose there are n number of variables and m number of equations where n is greater than m, then by putting n minus m variables equal to the 0 and solving the rest of the equations, the solution that we get is known as basic solution. n minus m variables जिन्हें हमने 0 रखा है are known as non basic variables, जबकि जो बच गए m variables, these m variables are known as basic variables. For example, suppose there are two equations 3x plus y is equal to 30, x plus 4y is equal to 40. अब दो equations हैं, दो variables हैं, हम इसे आसानी से solve कर सकते हैं by substitution, by elimination और by graphical method. But now suppose there are two equations 3x plus y plus 2z is equal to 30 and x plus 4y plus 3z is equal to 40. अब यहाँ पे तीन variables हैं लेकिन दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं. थ्री वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, बहुत नाइंसाफी है. तो 3 माइनस 2 दैट इज वन वेरिएबल को हमें 0 रखना होगा. उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस बच जाएंगे जिसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. जिस भी वेरिएबल को हम 0 रखेंगे वो होगा हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल और जो भी वेरिएबल्स बच जाएंगे वो होंगे हमारे बेसिक वेरिएबल्स. Finally, we have optimal solution. Optimal solution means डिसीजन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज जो ना सिर्फ इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं बल्कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज कर देती हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस x1 x2 की वो सारी वैल्यूज जो इन कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रही हैं, साथ ही साथ हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रही हैं. We can show this problem by this graph. So first term is solution. Solution means decision variables की वो सारी values जो सभी constraints को satisfy करती हैं. तो graphically हमने इस solution region को common shaded region से show किया है. ये सारी values जो इस common shaded region में हैं वो इन दोनों constraint को satisfy करती हैं. Next is feasible solution. Feasible solution is डिसीजन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यूज जो ना सिर्फ इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं बल्कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करते हैं. तो ग्राफिकली स्पीकिंग कॉमन शेडेड रीजन का वो पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या जो 0 के राइट साइड में है, दैट इज दिस पार्ट. दिस पार्ट इज नोन एज फिजिबल रीजन एंड ऑल द वैल्यूज इन दिस फिजिबल रीजन आर नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्यूशन. ग्राफिकली बेसिक सॉल्यूशन हम कॉर्नर पॉइंट पे शो करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन. नेक्स्ट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वो वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज कर दे. नेक्स्ट इज स्लैक वेरिएबल. इफ इन एनी कंस्ट्रेंट लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट हैंड साइड, then to make left hand side equal to the right hand side we will have to add something on the left hand side. For example, if 2 is less than 3, if I have to make the left hand side equal to the right hand side, I'll have to add 1. So variable that we add on the left hand side to make it equal to the right hand side is known as slack variable.
In mathematical notation form, if x1 is less than or equal to the b, then the variable that I am denoting by s that we add on the left hand side to make it equal to the right hand side is known as slack variable. Slack variable represents the unutilized resource or unutilized capacity. For example, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन के 2 घंटे कंज्यूम होते हैं एंड मशीन हमारे पास 10 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो 8 घंटे जो मशीन खाली पड़ी रहेगी, these 8 hours are known as slack. Similarly, if left hand side is greater than or equal to the right hand side, then to make left hand side equal to the right hand side, we will have to subtract something. So the variable that we subtract from the left hand side to make it equal to the right hand side is known as surplus variable. In mathematical notation form, for example, if x1 is greater than or equal to b, then the variable that I am subtracting, again I am denoting it with s, to make it equal to the right hand side will be known as surplus variable. Surplus variable represents the excess amount that we have from our requirement. For example, किसी किसान के पास 15 kg फर्टिलाइजर अवेलेबल है जबकि फील्ड में 10 kg फर्टिलाइजर यूज होने हैं, then that 5 kg extra amount is known as surplus. Next is artificial variable. If in any constraint left hand side is greater than or equal to the right hand side, या फिर left hand side is equal to the right hand side, then we will have to add another kind of variable on the left hand side that is known as artificial variable. Artificial variable की कोई physical existence नहीं है, ये हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पर्पस से इक्वेशन में ऐड करते हैं. You can think of it as a virtual product that is not adding any value in the objective function, but it is consuming your resources and you have to get rid out of it as soon as possible. Now, why do we add artificial variable in greater than or equal to kind of constraint or equality kind of constraint? Let's understand with some examples. For example, these are two constraints. x1 is greater than or equal to 15, x2 is greater than or equal to 16. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाने के लिए मैंने सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिए. x1 माइनस s1 इज इक्वल टू 15, x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 और 2 इक्वेशंस हैं, तो हमें 2 वेरिएबल को 0 रखना होगा. सपोज मैं x1 और x2 को 0 रख दूं तो मेरे जो आंसर आएंगे वो होंगे s1 s2 इज इक्वल टू -15 एंड -16, which is not feasible क्योंकि s1 s2 greater than or equal to 0 हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. So to negate the impact of these negative signs, we add another variable which is known as artificial variable. Similarly, this is the another case, x1 is equal to 15 and x2 is less than or equal to 16. इसे मैंने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया. x2 लेस देन और इक्वल टू 16 था, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, दैट इज x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 1 2 3 और 2 इक्वेशन है, तो किसी एक वेरिएबल को हमें 0 रखना होगा. सपोज मैं x1 को अगर 0 रख दूं तो 0 विल बिकम इक्वल टू दी 15, विच इज नॉट पॉसिबल. सो टू टैकल सच काइंड ऑफ सिचुएशन वी विल हैव टू ऐड another variable which is known as artificial variable. So these are the reasons why do we add an artificial variable in the constraints where LHS is greater than or equal to the RHS or where LHS is equal to the RHS. Now LPP को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सभी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है by using slack, surplus and artificial variable. Second thing, RHS of all constraints must be positive. And third thing, जितने भी additional variables हमने use किए हैं to convert inequations into equation form, उन सभी variables को हमें objective function में भी with necessary coefficients add करना होता है. Now,
how to convert the constraint in the equation form. If left hand side of the constraint is less than or equal to the right hand side of the constraint, then we have to add a slack variable on left hand side. If LHS is greater than or equal to the right hand side, we will have to subtract a surplus and add an artificial variable on left hand side. And if LHS is equal to the RHS, we just have to add an artificial variable on left hand side. इन सब के रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं. Now RHS of constraints must be positive. अगर किसी कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो हम कंस्ट्रेंट की दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now how to transform objective function with additional variables that we have added in constraints. Add slack and surplus variables with zero coefficient in objective function, as slack and surplus variables don't add any value in the objective function. That's why we have to assign a zero coefficient to slack and surplus variable. For example, अगर 8 घंटे मशीन खाली पड़ी है तो आपको कोई भी प्रॉफिट वो जनरेट नहीं करके दे रही है. That's why we are assigning zero coefficient to that slack. Now for artificial variable, as I earlier mentioned कि artificial variable की कोई physical existence नहीं है, इसे हमने सिर्फ और सिर्फ mathematical purpose से ऐड किया है and we have to get rid out of it as soon as possible, क्योंकि जब तक ये सिस्टम में रहेगा तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं. So we assign a big penalty to artificial variable in objective function. That big penalty is denoted by capital M. M is infinitely large number. अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो हम पॉजिटिव m कोफिशिएंट के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को -m कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करते हैं. क्योंकि जब तक पॉजिटिव m कोफिशिएंट के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव में एग्जिस्ट करता है तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज नहीं कर सकेंगे. सिमिलरली इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब तक नेगेटिव ma एग्जिस्ट करेगा तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर सकेंगे. हमेशा जो वैल्यू आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो नेगेटिव इंफिनिटी के अप्रोक्सीमेटली ही आएगी. Artificial variable is like a cancer that is consuming our resources but not adding any value in the system. Let's take some examples. First example is maximize z is equal to 80x1 plus 40x2 subject to this. सबसे पहले हमने इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. लेस देन और इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया. अब ये जो नए एडिशनल वेरिएबल हमने ऐड किए इन्हें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करना होगा. तो slack and surplus variables are added with zero coefficients as they don't add any value in the objective function, while artificial variable is added with a big negative m penalty. क्योंकि जब तक ये नेगेटिव m इस सिस्टम में है तब तक हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. x1, x2, s1, s2 की कोई भी वैल्यू आ जाए बट ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव m के या नेगेटिव इनफाइनाइट के अप्रोक्सीमेट ही रहेगी. सो वी हैव टू गेट रिड आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल. Let's take another example, that is minimize z is equal to 30x1 plus 40x2 subject to these constraints. सबसे पहले इन constraints को हमें equation form में लिखना है. Less than or equal to टाइप का constraint है, so I added a slack variable on the left hand side. And next is equality टाइप का constraint है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक artificial variable ऐड कर दिया. अब इन नए variables को हमें objective function में भी ऐड करना होगा. So slack variable has been added with zero coefficient, जबकि artificial variable क्योंकि minimize का केस है, artificial variable has been added with a big positive m penalty, that is plus ma1.
जब तक ये सिस्टम में है तब तक हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। एंड x1, x2, s1, a1 must be greater than or equal to 0. After transforming all constraints and objective function, हमें सभी इक्वेशंस को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। दैट टेबल इज नोन एज सिंप्लेक्स टेबल और सिंप्लेक्स टैब्ल्यू। सपोज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें कुछ इस तरह की इक्वेशंस देखने को मिलती हैं। देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्लूडिंग स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। मैंने किसी भी वेरिएबल को s या a से रिप्रेजेंट नहीं किया है। एंड देयर आर m नंबर ऑफ इक्वेशंस। सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस इन सभी इक्वेशंस के डेटा को हमें एक टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। दैट टेबल इज नोन एज सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। दिस पार्ट इज नोन एज बेसिस एंड दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल वो हम यहां पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैंने x1, x2 अप टू x1 यहां पे नोट डाउन कर दिया है। इसके ऊपर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट हैं वो नोट डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल c1, c2 अप टू cn। कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन दैट variable is making in our objective function. For example, 1 unit of x1 is contributing c1 unit in objective function. Similarly, x2 की एक यूनिट c2 यूनिट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करती है। सिमिलरली xn की एक यूनिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में cn यूनिट्स ऐड करती है। We represent these coefficient values by cj. j means column number. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम है तो c1, सेकेंड कॉलम है तो c2 एंड सो ऑन। बेसिस में हम शो करते हैं बेसिक वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ दैट बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ दैट बेसिक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे m इक्वेशंस हैं एंड n वेरिएबल्स हैं, तो n माइनस m वेरिएबल को हमें 0 रखना होगा। दीज n माइनस m वेरिएबल विल बी नोन एज नॉन बेसिक वेरिएबल एंड जो बाकी वेरिएबल्स बच गए दैट इज m वेरिएबल्स दैट विल बी नोन एज बेसिक वेरिएबल। उन बेसिक वेरिएबल्स को हम यहां कैपिटल B के नीचे नोट डाउन कर देते हैं। दैट इज b1, b2 अप टू bm। cb के नीचे हम इनके कोफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो नोट डाउन करते हैं एंड bi के नीचे हम इनकी सॉल्यूशन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। i मींस रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो के लिए b1, सेकेंड रो के लिए b2 एंड mth रो के लिए bm। m वेरिएबल्स हैं तो m रोज होंगी। बॉडी मैट्रिक्स में हम aij वैल्यूज शो करते हैं। aij वैल्यूज आर द कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स इन इक्वेशन। ij रिप्रेजेंट्स i नंबर की रो एंड j नंबर का कॉलम। फॉर एग्जाम्पल a11 इज first row first column, a21 is second row first column and ij also represents the I नंबर की इक्वेशन में jth नंबर के वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में इन वेरिएबल्स के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो हमने यहां पे लिख दिए। सेकेंड इक्वेशन में इन वेरिएबल्स के जितने भी कोफिशिएंट है वो हमने यहां पे लिख दिए एंड देयर आर m नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। So there are m into n aij values. aij values हमें डायरेक्टली इक्वेशन से ही नोट डाउन करने को मिल जाती है। m इक्वेशंस हैं, m रोज हैं, एज इट इज हम इक्वेशन से ही इन कोफिशिएंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। aij वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक यूनिट x1 की प्रोड्यूस करनी है तो हमें b1 की a11 यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी होंगी। सिमिलरली x2 की अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो हमें b2 की a22 यूनिट सैक्रिफाइस करनी होंगी। नाउ वी हैव टू सी वेदर दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट zj वैल्यूज। zj रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग प्रॉफिट और रिडक्शन in the objective function value if jth variable is introduced in the system. For example, अगर x1 की एक यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं तो लॉस होगा हमें z1 यूनिट का। सिमिलरली x2 की अगर एक यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में Z2 वैल्यू का रिडक्शन होगा। ZJ वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, जिस नंबर के कॉलम की आपको ZJ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उस कॉलम की AIJ वैल्यूज को कोरस्पॉन्डिंग CB वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, फॉर कैलकुलेटिंग Z1, this into this plus this into this plus and so on up to this into this. Similarly, for calculating Z value of second column, CB1 into A12 plus CB2 into A22 up to CBM into AM2 and so on. Next, we have to calculate CJ minus ZJ values. CJ minus ZJ value row is also known as net evaluation row or index row. CJ minus ZJ value represents the net change in the objective function by introducing a variable. For example, CJ values are representing the contribution that a variable is making in objective function, while Z1 is representing the outgoing contribution if variable is introduced in the system. For example, अगर हम x1 की एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो C1 यूनिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड होगी, लेकिन Z1 का हमें लॉस होगा, तो नेट चेंज कितने का आएगा, दैट इज C1 माइनस Z1। सिमिलरली अगर हम x2 की एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो एडिशन होगा C2 यूनिट्स का, लेकिन एग्जिट होगा Z2 यूनिट्स का, तो नेट चेंज कितने का आएगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ x2 वेरिएबल विल बी गिवन बाय C2 माइनस Z2। इफ in a maximization type of objective function, all Cj minus Zj values are 0 or negative, then our solution is optimal. क्योंकि अब improvement का कोई scope नहीं है, all Cj minus Zj values are either 0 or negative. Similarly, in case of minimization type of objective, if all Cj minus Zj values are 0 or positive, then there is no scope for further improvement, the solution is optimal. But अगर ऐसा नहीं है, then we will move on to our next step, जो हम next part में discuss करेंगे. Let's take an example from our earlier discussion. These are the equations after transformation. सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें नोट डाउन कर दिया, दैट इज x1, x2, s1, s2 एंड a1। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी इनके कोफिशिएंट हैं वो नोट डाउन कर दिया, दैट इज 80, 40, 0, 0 एंड -m। बॉडी मैट्रिक्स में हमने इक्वेशन से ही इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट नोट डाउन कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड रो में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है 3, x2 का कोफिशिएंट है 5, s1 का कोफिशिएंट है 1, s2 नहीं है इसलिए 0 कोफिशिएंट, a1 भी नहीं है इसलिए 0 कोफिशिएंट। देन सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन से सारे कोफिशिएंट्स हम नोट डाउन करेंगे। x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का है 6, s2 का है -1, s1 नहीं है सो 0 कोफिशिएंट, a1 का कोफिशिएंट है 1 जो हमने यहां पे नोट डाउन कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट आवर बेसिक सॉल्यूशन। यहां पे 5 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, जबकि 2 इक्वेशन है, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 वेरिएबल्स को हमें 0 रखना होगा। जिन वेरिएबल्स को हम 0 रखेंगे वो होंगे हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो बच जाएंगे वो होंगे हमारे बेसिक वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम हमेशा डिसीजन वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल को 0 रख देते हैं। तो 1 2 3 इन 3 वेरिएबल्स को हमने 0 रख दिया। हमारे पास बचे s1 एंड a1, ये दो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, उसे हमने कैपिटल B के नीचे नोट डाउन कर दिया, s1 एंड a1। वैल्यूज कितनी आएंगी, s1 इज इक्वल टू 45 एंड a1 इज इक्वल टू 30, s1 इज इक्वल टू 45 एंड a1 इज इक्वल टू 30। यहां पे हमने इन बेसिक वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो नोट डाउन कर दिए। s1 का कोफिशिएंट है 0, a1 का कोफिशिएंट है -m। देन वी हैव टू सी वेदर दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट zj वैल्यू। zj वैल्यू जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट इट रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग प्रॉफिट या फिर द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं zj वैल्यूज,
जिस भी कॉलम नंबर की zj वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है उस कॉलम की वैल्यूज को कोरस्पॉन्डिंग cb वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 2m, 5 इंटू 0 माइनस 6m will be minus 6m, 1 into 0 plus 0 into minus m is 0, 0 into 0 plus minus 1 into minus m which is plus m and so on. Now we have to calculate Cj minus Zj values. Cj minus Zj values represent the net change in the objective function values if any variable is introduced in the basis. सपोज अगर हम x1 की एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 80 रुपीज का एडिशन होगा जबकि -2m का रिडक्शन होगा। सो नेट चेंज कितने का होगा? 80 माइनस -2m विच इज 80 प्लस 2m। सिमिलरली फॉर x2 अगर एक यूनिट हम x2 की प्रोड्यूस करते हैं तो नेट चेंज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू में होगा वो होगा 40 प्लस 6m। सिमिलरली 0 माइनस 0 0, 0 माइनस m is minus m, minus m minus minus m is 0. Now we have to see कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो क्या Cj माइनस Zj वैल्यू सारी 0 और नेगेटिव हो गई हैं? अगर Cj माइनस Zj वैल्यूज मैक्सिमाइजेशन के केस में 0 या नेगेटिव हो गई हैं तो इट मीन्स नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। अब हम और इंक्रीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन वी विल हैव टू मूव ऑन फर्दर। सिमिलरली इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वी हैव टू सी क्या Cj माइनस Zj वैल्यू सारी 0 और पॉजिटिव है। अगर नहीं है, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में है, इट मीन्स अभी हम और मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर इज स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल डिस्कस इन आवर second part of this lecture series. This was all about fundamentals of simplex method. In next part, we will discuss the simplex method with an example. Till then, goodbye.